अब हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझा था, मैंने बहुत धीरे पढ़ाया था जानबूझकर, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसको प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स में लिखना। प्रिलिमिनरी बुक्स में लिखना, अलग अलग तरीके की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके अलग अलग तरीके की बुक्स में लिखने को बुक कीपिंग कहते हैं। जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, राइट, जर्नल प्रॉपर, इस तरीके की चीजों में, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल्स बुक, इनमें एंटर करना किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग कहा जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप शुरू में ही क्लियरली क्लासिफाई कर पाते हैं कि एक बिजनेस में कितनी परचेजेस हैं, कितनी सेल्स हैं, सेल्स में कैश कितनी है, परचेजेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कितने हैं, ये सब चीजें आइडेंटिफाई बहुत अर्ली स्टेज में आप कर लेते हैं। अब आती है बात अकाउंटिंग की कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोफेशनल मिजाज का काम है, एक प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग है। इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। अंदर हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि ये क्वालिफाइड आदमी का काम होता है, जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होता, उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स की बुक्स बनाई जाती हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं और उनको यूज के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग आपको किसी भी बिजनेस के लिए फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस बताती है, कितनी कैपिटल है ये बताती है, कितनी एसेट्स है ये बताती है, कितनी लाइबिलिटीज है ये बताती है। तो जो प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बताई थी, जर्नल प्रॉपर या फिर सेल्स बुक या परचेज बुक, वो सिर्फ बिजनेस के लिए यूजफुल है, केवल बिजनेस के लिए। अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे लिए यूजफुल है। लेकिन जब आप अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, राइट, और अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स की बुक्स के अंदर एंटर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो फिर मैंने इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स या पार्टीज करके पढ़ाया था कि बिजनेस में कितनी पार्टीज या कितने स्टेक होल्डर्स हैं जिनको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। जैसे कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के सप्लायर्स, राइट, कंपनी को लोन देने वाले लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कस्टमर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के ओनर्स, ये सब लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को अकाउंटिंग और बुक कीपिंग हमने जब हम छुट्टियों में गए थे उससे पहले हमने समझने की कोशिश की थी। अब मैं यहां से आप लोगों को कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो आपके अब अगले कुछ साल लगातार आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं। इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कॉमर्स की लैंग्वेज में हम समझेंगे, टेक्निकल कॉमर्स की लैंग्वेज में। ये हम नॉर्मल जो हम रोज बात करते हैं उसकी तरह नहीं समझेंगे, आज कॉमर्स प्रोफेशनल की तरह समझेंगे। सबसे पहला वर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है लेन देन। ठीक है, लेन देन का सिंपल मीनिंग है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी सर्विस का, कोई भी गुड्स का, कोई भी सामान का परचेज या सेल करते हो और वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच या दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस के बीच होता है, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन कहते हैं। इसके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है, एक आदमी कैश रिसीव करता है, एक आदमी कैश देता है। इसमें कुछ सामान या कुछ सर्विस इन्वॉल्व होती है, कुछ सामान एक आदमी खरीदता है, दूसरा आदमी उसे बेचता है, एक के लिए खर्चा होता है, दूसरे के लिए इनकम होती है, राइट। और दो तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन की एक कैश ट्रांजैक्शन हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज्जा है, तो डोमिनोज पिज्जा क्या करता है, आपसे काउंटर पे कैश लेता है या आपसे ऑनलाइन कैश लेता है और आपको पिज्जा डिलीवर करता है। तो आपके लिए खर्चा हो गया, उसके लिए इनकम हो गई। सामान क्या बिका, पिज्जा। पिज्जा जो है वो सामान है, राइट। तो कुछ ना कुछ आपने सामान खरीदा या बेचा, उसने बेचा डोमिनोज पिज्जा वाले ने, हमने खरीदा। अब दूसरे तरीके का ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं उधार सामान खरीदना या उधार सामान बेचना। पिज्जा वाला कभी भी आपको उधार नहीं बेचेगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट, कभी नहीं बेचता। लेकिन अगर आप अपने घर के पास किसी परचून की दुकान पर जाएंगे, किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाएंगे जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, सालों से आप सामान खरीद रहे हो उस दुकानदार से, तो वो आपको 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का उधार नॉर्मली दे देता है।
तो आपके पेरेंट्स कभी आपसे कहेंगे कि चाहो भाई जाके मैगी ले आओ 2 पैकेट, पैसे मत देना, उसको बोल देना लिख ले खाते। होता है ऐसा कई लोगों के साथ। Am I right? आप किसी को जानते हैं तो उससे आसानी से उधार मिल जाता है आप लोगों को। यस सर। तो आप जब मार्केट गए, आपने उससे बोला कि मुझको 2 पैकेट मैगी दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने क्या किया, उसने खाते में 2 पैकेट मैगी के 20 रुपए लिखे और आपको मैगी दे दी। तो ये उधार ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे पैसे नहीं देंगे। उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया है कि आप अब पैसे देंगे उसको, और जैसे ही वक्त आएगा वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा, आप ऑटोमेटिकली जाएंगे उसके पास और उसको उसका पेमेंट कंप्लीटली कर देंगे। सर ठीक है, हाँ पूछिए। सर निखिल को एडमिट कर लो, कह रहे उसे एडमिट कर लो आप। कौन से लिंक पे चला गया वो एडमिट करने के लिए मुझे? सर मैंने उसको लिंक भी भेज दिया, वो कह रहे मुझे एडमिट ही कर रहे सर। एडमिट कर ले उसको यार, अस्पताल है। कहाँ से एडमिट करे भैया? समझ नहीं आ रहा। Disable show names of annotators, hide video, check optimize। बेटा वो तो है ही नहीं एडमिट, कहाँ? वो कोई गलत लिंक पे चला गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। वो या तो मेरा कोई बहुत पुराना लिंक यूज कर रहा है। निखिल, निखिल एडेड है ग्रुप में? ग्रुप में एडेड है निखिल? रुकिए मैं एक मैसेज कर दे रहा हूँ उसको। सर वो ग्रुप में है। हाँ ठीक है, गुड, मैंने उसको मैसेज कर दिया है। तो पता नहीं क्यों वो नहीं कर पा रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को किसी को भी वेटिंग रूम की जरूरत नहीं पड़ी ना, सीधे आए हो अंदर आप लोग? यस सर। यस सर। आई डोंट नो, चलो कोई नहीं, आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, इसको समझ लीजिए। इसी के बेस पर सारी अकाउंटिंग एंट्रीज हम आगे करेंगे, आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन एनी बिजनेस इज परचेजेस, खरीदना। कोई भी बिजनेस सामान जब खरीदता है, दैट मीन्स कि उसके पास सामान कहीं से अंदर आ रहा है, किसी ने उसको वो सामान सेल किया है। 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज का इसमें होना जरूरी है। कुछ सामान या कोई सर्विस इसके अंदर आप खरीद रहे हैं। खरीदना भी 2 तरीके से हो सकता है, कैश परचेज हो सकती है, क्रेडिट परचेज हो सकती है। ठीक है, और जब आप टोटल परचेज की बात करते हैं तो टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो आप कैश परचेज को और क्रेडिट परचेज को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल परचेजेस आपकी क्लियर हो जाएंगी। परचेजेस इज वेरी वेरी सिंपल टर्म, और कोई भी बिजनेस बिना परचेज और सेल्स के बिजनेस नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है सेल्स, ये भी बहुत सिंपल टर्म है। जब आप कोई बिजनेस सामान खरीदता है तो उसको कोई बेचने वाला है, तो जो बेचने वाला है वो सेलर कहलाएगा, और जो बेचने की एक्टिविटी कर रहा है वो सेल्स कहलाएगी। वो अपनी बुक्स में, बेटा म्यूट कर लीजिए सारे लोग, म्यूट कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछना है तभी पूछिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो सेल्स जो है वो भी 2 तरीके की है, कैश और क्रेडिट, और दोनों टोटल कैश और टोटल क्रेडिट सेल्स को आप आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो टोटल सेल्स बन जाती है। ठीक है, तो सेल्स और परचेजेस जो है वो अनएंडिंग साइकिल ऑफ बिजनेस है, अनएंडिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। ठीक है, अभी लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए। इनमें से कुछ लोगों को ये चीज दिखने में आई होगी कि अगर सेल और परचेज रुक जाता है, बिजनेस में रुक जाता है, तो बिजनेस लॉसेस में चला जाता है, नुकसान में आ जाता है बिजनेस। लॉकडाउन हुआ था, मई एंड तक लॉकडाउन रहा, बहुत स्ट्रिक्ट है ना, और जून से लॉकडाउन खुला, तो तब तक आप बहुत ज्यादा सामान खरीद नहीं पा रहे थे, सब्जी, दाल, मेडिसिन, इसके अलावा कोई और तरीके का सामान नहीं बिक रहा था।
आप कपड़े खरीदना चाहें, नहीं बिक रहे थे। बाहर सड़क पर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं खाने पीने की और तरीके की, वो नहीं खुल रही थी, केवल डेली एसेंशियल्स खुल रहे थे। तो आप एक चीज सोचिए कि जो ये दुकानदार, जो ये बिजनेसेस थे, जिन्होंने कपड़े बना रखे थे, जिन्होंने और तरीके की चीजें कर रखी थी, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले, अलग अलग तरीके की स्कीम्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये लोग तक काम नहीं कर पा रहे थे। प्लम्बर्स काम नहीं कर पा रहे थे, घर से निकलना ही मना है, आप एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो ये जो प्लम्बर्स, कारपेंटर्स वगैरह थे, इनके पास काम खत्म हो गया था, तो ये अपना काम सेल नहीं कर पा रहे थे। तो बिना सेल और परचेज के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। ये किसी भी बिजनेस की सोल होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ सामान या सर्विस खरीदना और उसको बेचना, ये किसी भी बिजनेस का एक बेसिक नेचर होता है। और दो तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें कच्चा माल खरीदा जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में और उसको मार्केट में बेचा जाता है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, कच्चा माल खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदने का एग्जांपल ये है कि अगर कोई शूज बनाता है तो वो लेदर का रॉ मटेरियल खरीदता है, राइट, लेदर का रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको शू में कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में मार्केट में बेचता है। दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज, लेदर शूज। आप पूछिए प्लीज। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर सी आ रही है। ब्लर सी आ रही है? कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड में कर ही रहा हूं एनी विच वेज। और अगर आपको ये पहले भी मैं मेल कर चुका हूं ये चैप्टर पूरा, तो मैं दोबारा कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये परचेज सॉरी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये होती हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो टिपिकली रॉ मटेरियल तो खरीदती है लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। और मैं उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। कार की जो सर्विस करने वाली कंपनीज हैं, कार की जो सर्विस करती हैं, बेचने वाली कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मारुति की बात नहीं कर रहा हूं। कार को जो सर्विस करने वाली वर्कशॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो आपकी बनी बनाई कार को अपने वर्कशॉप में ले जाती हैं, उसको पूरा खोलती हैं, उसको ओवरऑल करती हैं, उसके अंदर इंजन ऑयल डालती हैं, उसका फिल्टर साफ करती हैं, एसी को और इफेक्टिव बनाती हैं, इंजन हेल्दी रखने में मदद करती हैं, फिर दोबारा आपकी गाड़ी को जोड़कर वापस एज इट इज आपको दे देती है। तो टिपिकली उन्होंने कोई प्रोडक्ट तो आपको बेचा नहीं, उन्होंने सर्विस बेची अपनी। They have sold you a service। तो इसमें क्या करते हैं वो, जो जितने स्पेयर पार्ट, स्क्रूज और ये सारी चीजें गाड़ी में लगती हैं उनको खरीदते हैं मार्केट से। और आपकी गाड़ी जब पहुंचती है उनके पास तो रस्ट वगैरह ना लगे, जंग वगैरह ना लगे, उन स्क्रूज वगैरह को चेंज कर देती है, उस पर ऑयल लगा देती है, उस पर ग्रीजिंग कर देती है, राइट। और ये जो ऑयल वो खरीद के लाते हैं, इंजन ऑयल वगैरह, आपका इंजन ऑयल चेंज करते हैं, फिल्टर्स हटा करके नए लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें कार के अंदर सर्विस के दौरान करती हैं। तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सेल्स और परचेजेस के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर ये दो काम सेल्स और परचेजेस नहीं हो रहे हैं तो कंपनी सीवियर लॉसेस में जा सकती है, काम बंद हो सकता है कंपनी का। ठीक है, जब सेल्स और परचेजेस होगी, अर्निंग्स होगी, तभी कंपनी सैलरी दे पाएगी अपने एम्प्लॉइज को। कभी कभी बिजनेस जो है, चाहे एक छोटी सी दुकान क्यों ना हो, मैं एक बहुत छोटी दुकान का एग्जांपल लूंगा, अगर वो दुकान 2 महीने से बंद थी लॉकडाउन में, तो वो 2 महीने से कोई सेल्स नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहां से देगा, चाहे वो एक जना रखा हो उसने दुकान में या 2 जने। तो उसकी खुद की अर्निंग नहीं है तो वो दूसरे को कैसे अर्निंग दे सकता है? जो सेल्स होती है उसी का कुछ हिस्सा वो अपनी दुकान में, कोई रनर उसने रखा हुआ हो, कोई लड़का जो दूसरों के घरों में सामान पहुंचाता हो या और तरीके की चीजें करता हो। ठीक है, तो ये सेल्स और परचेजेस मैंने थोड़ा आपको डिटेल में समझा दिया। अब 2 और वर्ड्स आते हैं, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री का मतलब होता है विविध, कई तरीके के क्रेडिटर्स और कई तरीके के डेटर्स। इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझिए। क्रेडिटर वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमने उधार लिया है। क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम whom we have taken a loan, we have taken something on credit। हमने उधार पर उससे सामान खरीदा। ठीक है,
तो उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे, वी ओ हिम समथिंग, हमको उसे कुछ पैसे वापस करने, तो उसको हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो जब आप रूटीन बिजनेस में काम करते हैं, हर महीने कुछ लोगों से उधार सामान खरीदते हैं और 15 दिन के बाद उनको पेमेंट करते हैं, तो जिनसे आप उधार सामान खरीदते हैं उनको आप सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरी कैटेगरी आती है सन्ड्री डेटर्स। अब ये सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? अलग अलग प्रकार के वो लोग जिन्होंने आपसे उधार लिया है, people who have taken loans from you, people who have taken goods on credit from you, तो आपने क्रेडिट सेल्स करी होगी, तभी जो है आपके पास लोग हैं जिनके उधार हैं और वो आपको पैसे वापस करेंगे। एज अ बिजनेस दे विल रिटर्न मनी टू यू, सो यू आर द पर्सन हु आर द ओनर ऑफ, हु इज द ओनर ऑफ दैट मनी एंड यू आर सपोज्ड टू टेक इट बैक। तो ये सन्ड्री डेटर्स होते हैं। इनके दूसरे तरीके के नाम जो आप कई बार बुक्स में पढ़ेंगे, खाली डेटर नाम से पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेड डेटर के नाम से पढ़ेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से पढ़ेंगे। ऐसे ही जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं उनको अकाउंट्स पेएबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स, इसको सब लोग घर जाकर के रिवाइज करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद वर्ड आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू बहुत बड़ा शब्द है। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, बहुत बड़ा शब्द है। कंपनी अलग अलग साधनों से पैसे कमाती है, अलग अलग जगहों से पैसे कमाती है कंपनी। जैसे सबसे पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेल्स। जो कंपनी बना करके बेचती है, जो कंपनी सामान खरीद करके मार्केट में बेचती है, उसको कहते हैं सेल्स, उससे पैसा कमाती है, पहला। दूसरा, कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हो, कहीं पर डिपॉजिट्स जमा कर रखे हो, कुछ सिक्योरिटीज खरीद रखी हो, कुछ शेयर्स खरीद रखे हो, इन जगहों से जो डिविडेंड कमाती हो, इंटरेस्ट कमाती हो, उसको भी आप रेवेन्यू का हिस्सा मानते हैं। कंपनी के पास बिल्डिंग्स, प्लांट्स या फिर कोई और ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने उधार पर दे रखा हो कि भाई आप इसको यूज करो, रेंटल कर रखा हो, राइट, रेंट पर दे रखा हो और हर महीने उससे कुछ रेंट कमाती हो, हर साल उससे कुछ रेंट कमाती हो, उसको भी आप रेवेन्यू बोलेंगे। कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज एन एजेंट काम करती हो, एज एन एजेंट काम करती हो, उसको भी आप कमीशन की तरह से पैसा कमाते हैं आप। एजेंट क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि एजेंसी क्या होती है। एजेंसी ऐसी होती है कि कई बार आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्ट का कोई और है और उसकी मार्केटिंग करने वाला कोई और है, उसको बेचने वाला कोई और है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखेंगे तो बनाने वाला कोई और होता है और बेचने वाला कोई और होता है। तो वो जो बेचने वाला है, वो बनाने वाला उसको अपॉइंट कर देता है कि ठीक है भाई, हमारी मार्केट की रीच इतनी नहीं है जितनी आपकी है, आप 10% कमीशन ले लेना, बट हमारा सामान आप बेचोगे क्योंकि आपको लोग ज्यादा जानते हैं, आप अपने नाम से सामान बेचेंगे। आप लोग घरों में जितने आप लोगों के साबुन आता है, कई लोग साबुन पर देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट लिखा हुआ है और मार्केटेड बाय डिफरेंट लिखा हुआ है। मार्केटेड बाय का मतलब वो आदमी जो मार्केट तक पहुंचा रहा है, उसको बनाने वाला नहीं पहुंचा रहा है। बनाने वाला बना के अपनी फैक्ट्री के गेट पर रख देता है, और उसको उठा करके मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, हर जगह दुकान तक पहुंचा रहा है साबुन को, वो कंपनी जो है वो एजेंट कहलाती है। तो उसको क्या करते हैं, जितनी सेल हुई तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको 100 रुपए मिले, उसने 10 रुपए जो है कमीशन की तरह उस कंपनी को दे दिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, इट कैन बी 20%, इट कैन बी 30%, बट दैट इज कॉल्ड कमीशन। कमीशन एजेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से भी रेवेन्यू आप हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए, जिससे वो रेवेन्यू यानी राजस्व प्राप्त कर सकती है, ठीक है। अब आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? किसी भी सामान, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस को हासिल करने के लिए खर्च किया हुआ पोर्शन एक्सपेंस कहलाता है। कोई भी सामान खरीदने के लिए, कोई भी सर्विस आप रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपकी जेब से कैश निकल गया या आपने क्रेडिट भी लिया तो उसकी जो वैल्यू है वो एक्सपेंसेस कहलाती है, ठीक है।
तो आप सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, किसी दुकान पर गए, मैगी का एक पैकेट आपने खरीदा, आपने कहा कितने रुपए का है, उसने कहा 10 रुपए। 10 रुपए आपने खर्च किए मैगी लेने के लिए। एक आदमी कार खरीदने गया, उसने कहा कितने रुपए की कार है, उसने कहा 3 लाख रुपए की, उसने 3 लाख रुपए दिए, कार खरीदी, 3 लाख रुपए उसके लिए एक्सपेंसेस हो गए। बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सपेंसेस का एग्जांपल ये होता है। मैं अपने घर में रेंट पे रहता हूँ, मेरा एक महीने का रेंट 5,000 रुपए है, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मुझको ये मकान रेंट पर चाहिए, 5,000 रुपए हर महीने में उनको देता हूँ और वो मुझको रहने की जगह देते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ रेंट, राइट? वेजेस, सैलरीज, ये सब एक्सपेंसेस के बहुत सिंपल एग्जांपल हैं। हर महीने मैं अपनी कंपनी के लिए काम करके उनको कुछ चीज बना करके देता हूँ, वो मेरे को उसके बदले में मुझे सैलरी देते हैं। तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस क्या हुए? सैलरीज। जो मजदूर कंपनी में काम करते हैं उनके लिए, वो काम करके कुछ सामान बनाकर कंपनी को देते हैं, कंपनी उन पर क्या खर्चा करती है? वेजेस, मजदूरी, राइट? आप बिजली कंपनियों को बिजली का बिल भरते हैं हर महीने, क्योंकि वो आपको बिजली देती है एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विस होती है ऑब्वियसली। तो वो आप जो यूटिलाइज करके उनको बिजली का बिल देते हैं, वो आपको उसके बदले में सर्विस देती है, पावर, राइट? तो जो आप बिजली का बिल भर रहे हैं आपके लिए एक्सपेंसेस है। क्लियर? वाटर डिपार्टमेंट आपको क्या करता है? हर महीने वाटर फैसिलिटी देता है, इट्स अगेन अ सर्विस, राइट? और आप उसके बदले क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है? टेलीफोन की कंपनी या मोबाइल का बिल या मोबाइल का रिचार्ज क्या है? वो आपको सर्विस दे रही है टेलीकॉम की, और आप उसके रिटर्न में खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, विच इज द बिल ऑफ द मोबाइल फोन और द टेलीफोन। क्लियर? ये एक्सपेंसेस हो गए। अब इसके एग्जैक्टली उल्टा, कोई भी बिजनेस खर्च कर रहा है तो इसका मतलब कोई दूसरा बिजनेस उसको रिसीव कर रहा है। आपने खर्च किया, किसने रिसीव किया? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो पूरे दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो आपसे इनकम कमा रही है। वाटर, दिल्ली जल बोर्ड वाटर फैसिलिटी देता है, आपसे इनकम लेता है। क्लियर? उसके लिए इनकम बन जाती है, आपके लिए एक्सपेंडिचर है बट उसके लिए इनकम है, उसके लिए रेवेन्यू है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेवेन्यू। ऐसे ही अगर एज अ बिजनेस मैंने किसी से सामान खरीदा तो मैंने खर्च किया, एक्सपेंडिचर हो गया मेरे लिए, उसके लिए इनकम हो गई। क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। ठीक है? सॉरी, यस सर। हाँ, यस सर। तो ये चीज जो है, मैंने मैसेज चेक किया है, कोहिनूर है नहीं, तो मैं उससे पूछ लूं कि वो कहाँ है। हाँ पूछ क्लास लीजिए, में नहीं ज्वाइन कर पा रही होगी उसके टाइम में। हाँ चलो पूछ लीजिए। वैसे भी अब क्लास ओवर होने वाली है, रहने दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है? तो Yes. ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये जो दूसरा उसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो इनकम है। किसी के लिए अगर एक्सपेंडिचर है तो किसी दूसरी पार्टी के लिए वो इनकम बन जाता है। क्लियर? अब आती है बात, व्हाट इज गेन, व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज प्रॉफिट। यूजुअली हम गेन और प्रॉफिट एक ही टर्म में बात करते हैं। ठीक है? प्रॉफिट जो है वो है अगर आपकी साल भर की इनकम साल भर के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो आप उसको प्रॉफिट मानते हैं, या उसको एक बहुत क्रूड लैंग्वेज में गेन मानते हैं। अगर आप साल भर जितना पैसा कमाते हैं, खर्चा उससे थोड़ा कम करते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का सिंपल कैलकुलेशन ये है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। if income is more than the expenditure, it is profit. और अगर इनकम एक्सपेंडिचर से कम है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम, देन इट इज अ लॉस। अगर आप खर्च ज्यादा कर देते हैं और आपकी इनकम कम होती है तो वो लॉस है। ठीक है? अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। मार्च 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ, ठीक? बहुत सारे लोगों को 23-24 मार्च तक आइडिया नहीं था, बहुत सारे 80-90% लोगों को कि कंट्री में लॉकडाउन लग जाएगा, नहीं था आइडिया बहुत सारे लोगों को। ठीक है? मजदूरों को कोई आइडिया नहीं होता, उनको लॉकडाउन नहीं पता होता, उन्हें बीमारी भी नहीं पता होती, वो लोग अपना काम करते रहते हैं। ठीक है? तो अब
22-23 तारीख तक जितना सामान मैंने अपनी दुकान में, अपने मकान में जमा कर लिया, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सामान बेचता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े बेचता हूं, और 22-23 तारीख तक मॉल खुले हुए थे दिल्ली में, सारी छोटी बड़ी मार्केट्स खुली हुई थी, खूब सेल हो रही थी, पूरी भीड़ थी मार्केट्स के अंदर, ऐसा नहीं था कि लोग कम थे। तो ये सब चीजें चल रही थी, मैंने खूब सामान स्टॉक कर रखा था। अचानक से 25 को लॉकडाउन हो गया, कोई घर से बाहर नहीं निकले। अब वो सामान रखा रहा, मैं वेट करता रहा, पूरा मार्च के बाद अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, तो 2 महीने वो जो सामान था वो पड़ा रहा लॉक में, जबकि उन 2 महीने के अंदर हो सकता है मैं 2 बार और सामान ऑर्डर कर लेता, मेरा सामान सारा बिक जाता था, जितने कपड़े मैं खरीदता था मैन्युफैक्चरर से वो सब बिक जाते थे रिटेल आउटलेट में। तो ये जो स्टॉकिंग हुई, इससे 2 महीने के लिए आदमी की पूरी इनकम रोक दी। अब वो 2 महीने की इनकम आदमी उस अगले आने वाले 6 महीने में नहीं कमा पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। 2 महीने जो एक्सपेंसेस उसने किए थे वो ब्लॉक हो गए। अगर किसी से उधार पर खरीद करके लाया था तो उसको रिटर्न कैसे करेगा पैसा? उसको तो यही बोलेगा ना कि साहब मैंने मार्केट में बेचा नहीं है अभी तक, मैंने खुद ही कैश नहीं कमाया, मैं आपको कैसे पैसे वापस करूं? बिजनेस ऐसे ही होता है, बिजनेस ऐसे ही होता है। मैं उधार पे सामान खरीद के लाया, फटाफट 10 दिन में बेचा, और 10 दिन बाद जो पैसे मुझे मिले सेल्स से, उसमें से कुछ पैसे मैंने उधार से जो खरीद के लाया था उसको वापस कर दिया। अब जब मेरा 2 महीने सामान बिका ही नहीं तो मैं पैसे कैसे वापस करूं? तो दिस इज वन एग्जांपल वेयर योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम। ठीक है, समझ में आया? यस सर। गुड। यस सर। अब लास्ट पोर्शन Yes, sir. आज का लास्ट पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे, विच इज कैपिटल। पहले कैपिटल फिर ड्राइंग्स। कैपिटल का मतलब ये होता है कि किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में जो उसका ओनर का पैसा लगा हुआ है, सिर्फ पैसा ही नहीं, एनीथिंग, चाहे उसने फर्नीचर लगाया हो, टेक्नोलॉजी लगाई हो, इंटेलिजेंस लगाई हो, पैसे लगाई हो, लेबर लगाई हो, वो चीज उसकी कैपिटल मानी जाती है, उस बिजनेस की कैपिटल मानी जाती है, जो उसका ओनर उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। चाहे उस कंपनी में उसके शेयर्स लगे हुए हों, चाहे उस कंपनी में उसके एसेट्स लगे हुए हों, कैश लगा हुआ हो, जो यूजुअली बिजनेस की शुरुआत में उसके ओनर्स लगाते हैं, तो वो उसको ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, तो शेयर्स हो सकते हैं, वो कैश हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है, राइट? कुछ भी चीज हो सकती है जो एक बिजनेस को चलाने वाले जो ओनर्स हैं उसके, वो उसके अंदर लगाते हैं, उसको आप कैपिटल शब्द से डिनोट करते हैं। दैट इज व्हाट द कैपिटल इज। और कैपिटल हमेशा लंबे वक्त तक बिजनेस के अंदर लगी रहती है। कैपिटल ऐसी नहीं होती कि मैंने फिक्स डिपॉजिट बैंक में डाला, 1 साल बाद निकाल लिया। इट इज नॉट अ फिक्स डिपॉजिट, और ये एक रिस्क स्टेटमेंट होता है कैपिटल। आपने लगा दिया, बिजनेस आपको कितना कमा के देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस आपको कितना कमा के देगी। हो सकता है शुरू के 2-3 साल आपको ज्यादा पैसा ना कमा पाए बिजनेस, लेकिन 10 साल पूरा होते होते आप बहुत पैसा कमाने लगे। तो कोई गारंटी नहीं होती, जो पैसा ओनर लगाता है वो इमीडिएटली कितना रिटर्न आपको देना शुरू करेगा। एस्टैब्लिश्ड बिजनेस अच्छे रिटर्न्स देते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, राइट? लेकिन जो नए बिजनेस हैं उसमें वक्त लगता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कैपिटल को आपको समझने की आवश्यकता है। ओनर की किसी भी फॉर्म में लगा हुआ जो पैसा है, किसी भी फॉर्म में, उसको आप कैपिटल कहते हैं। अब एक वर्ड और आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण हिंदी में। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि जब ओनर बिजनेस का, बिजनेस के अंदर से कुछ भी चीज कैश या काइंड में अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बिजनेस का ओनर हूं, मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं, और मैंने अपने आज दुकान पर गया मैं, और मैंने उसमें बिल डब्बा खोला कैश का, और उसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए, तो एक बात को ध्यान से समझिए कि इसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे, ड्राइंग्स के नाम से हम एंटर करेंगे। क्यों करेंगे इसका लॉजिक मैं आपको आगे जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा तो दूंगा। बिजनेस अलग है,
उसका ओनर अलग है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी बिजनेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द बिजनेस इज डिफरेंट एंड द ओनर हु इज रनिंग द बिजनेस इज डिफरेंट। तो अगर आप बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल रहे हैं, कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो उस बिजनेस का है, आपका नहीं। आप ओनर हैं बिजनेस के, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आपका अधिकार बनता है। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ अपने यूज के लिए निकाल रहे हैं तो आप एंटर करेंगे बुक्स में, बताएंगे कि इतना पैसा वहां चला गया। नहीं तो आप ट्रैक करते रह जाएंगे वो पैसे कहाँ चले गए, आपको ध्यान नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल लिया बिजनेस में से और अगर आपने नहीं लिखा अपनी बुक्स में, तो आप कैसे पता करेंगे कि 10,000 रुपए कहाँ गए? फिर आप लोगों पे शक करते फिरेंगे, इसने चुरा लिए होंगे, उसने खा लिए होंगे, उसने मुझे वापस नहीं किया होगा। कोई भी बिजनेस के अंदर पैसा आया जा रहा है उसको आप लिखेंगे, और इसी लिखने को ही आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कहते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी ट्रांजैक्शन है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं, या आपने कुछ कपड़े निकाल लिए स्टॉक में से कि यार हमारे बच्चे पहनेंगे, बिजनेसमैन ने कुछ अपने बच्चे के लिए स्टॉक में से कपड़े निकाल लिए 2 जोड़ी, तो आप इतना खर्च करके उसे मार्केट से लाए हैं, उसके पैसे वापस रखिए बिजनेस पे। आप खरीदिए बिजनेस से, व्हाई आर यू टेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट? फिर आप कहेंगे कि मैं 1,000 रुपए 10,000 रुपए कपड़े खरीद के लाया था, 800 रुपए के 9,800 रुपए के कपड़े तो हैं, 200 रुपए कपड़े नहीं मिल रहे, तो आप निकाल के ले गए। तो ड्राइंग्स अगर एंटर होगी तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, अच्छा मैंने अपने घर के लिए निकाल लिए थे 200 रुपए के कपड़े, अच्छा ठीक है। तो ये ड्राइंग्स है, ठीक है? इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए गुड। सारे लोग आए हैं, फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं। आशिका, आदित्य नेगी, मुझे मैसेज कर दीजिएगा इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। आदित्य प्रजापति, यस सर। अलौकिक, अलौकिक नहीं है। अमन सर वो आया था, पता नहीं कहाँ गया फिर। कोई बात नहीं। अमन, अनामिका, यस सर। गुड। अनिकेत, अनिकेत,